अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल जनाब, सब लोग उम्मीद है खैरियत से हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही काइंडली तो कमेंट कर दीजिएगा मेरी, ताकि आई कैन स्टार्ट। चलो, गुड। अच्छा जी, हम लोग कर रहे थे प्रोग्रामिंग विद पीएचपी, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। और तकरीबन हमने डिस्कस किया डिफरेंट डाटा टाइप्स को, और मेमोरी एड्रेसेस के बारे में बात की। मेमोरी क्या चीज़ है, वोलेटाइल मेमोरी क्या है, इनवोलेटाइल क्या है। देन वी डिस्कस्ड सम कंडीशनल स्ट्रक्चर्स लाइक इफ एल्स एंड स्विच, एंड आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू अ फंक्शन, जिसमें साथ हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में भी डिस्कशन की। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो है हमारी अरेज और स्ट्रिंग्स। ठीक है, अरेज और स्ट्रिंग्स हमारी कवर हो जाए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स लूप्स। उससे पहले जो है, अगर किसी को किसी चीज़ की समझ नहीं आई अभी तक, कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों का एम्बिगुअस है, क्लियर नहीं है, तो यू कैन टेल मी सो आई कैन रिपीट दैट। एनीवन फ्रॉम यू? Yes, everything is clear. No, no need to repeat anything. ये कल हम लोगों ने कुछ काम किया था, जिसमें हम लोगों ने इफ और एल्स को इंक्लूड किया था, और मैंने बताया था इफ एल्स के स्ट्रक्चर में आप बेसिकली डिसीजन मेकिंग करते हैं, और इफ एल्स में आप लोगों के पास कंडीशन जो है वहां पे आप रेंज दे सकते हैं वैल्यू की। अगर वैल्यू ये है, अगर वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करती है, अगर वैल्यू इस रेंज के अंदर है, तो आप इफ एल्स यूज कर लें। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू कंपैरिजन करना है, एग्जैक्ट कंपैरिजन करना है, देन यू कैन यूज अ स्विच। आपकी मर्जी है, आप स्ट्रक्चर जोन से यूज करना चाहें कर लें, लेकिन स्विच के अंदर आप लोग रेंज नहीं दे सकते, और इफ में आप रेंज दे सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस। और आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड फंक्शन। फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे, फंक्शन का नेम होगा, फंक्शन कैन हैव अ फ्यू आर्ग्यूमेंट्स एंड अ फंक्शन डेफिनेशन बॉडी। जो हमारे पास ये ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन बॉडी है। दिस इज ओवरऑल इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, एंड दिस पार्ट वेयर वी कॉल द फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। ठीक है, तो ये फंक्शन की हमारी छोटी सी डेफिनेशन थी। आई टोल्ड यू कि क्यों फंक्शन हम लोग लिखते हैं, कि अगर हम लोग अपने किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीटेडली परफॉर्म करवा रहे हैं एक से ज्यादा जगह पे, तो हमें बार बार
वो सारी लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उस लाइन ऑफ कोड को, वो उस 100 लाइन्स हैं, 250 लाइन्स हैं, उनको एक दफा लिखा, एक फंक्शन में डाल दिया, और नेक्स्ट टाइम जहां जहां भी हमें वो फंक्शनैलिटी चाहिए, वी जस्ट कॉल दैट फंक्शन एंड प्रोवाइड द एग्जैक्ट वैल्यूज दैट आर नीडेड टू दैट फंक्शन, ठीक है। प्लेस बाय प्लेस आप वैल्यूज देते जाते हैं, जिससे वो फंक्शन अपनी जो है एग्जीक्यूशन करता जाता है और आपको रिजल्ट्स देता जाता है। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि चेंज करने के हवाले से ये बड़ा आपके लिए ये एक समझ लें कि इजी स्ट्रक्चर है। अगर आपने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है और वो आपका जो फंक्शन है, पहले आपने वो मल्टीपल लाइन से उठा के एक ही फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को आपने मल्टीपल टाइम्स यूज कर लिया। जहां जहां आपको वो लाइन ऑफ कोड लिखना था, वहां वहां आपने फंक्शन कॉल कर दिया, मे बी दिस इज बीइंग यूज्ड इन द वेबसाइट लाइक 1800 टाइम्स और 2000 टाइम्स और 10 टाइम्स और 20 टाइम्स। तो जब आपको चेंज करना है उस फंक्शन के अंदर, तो उसकी चेंज करना, अगर आप फंक्शन यूज नहीं करते तो इतना ही मुश्किल है, क्योंकि जितनी दफा आपने वो कोड को रिपीट किया, उतनी दफा हर लाइन में जाके आपने चेंज करना है। जब आपने फंक्शन यूज किया हुआ है, तो आपने सिर्फ एक जगह चेंज करना है और आपकी सारी जितनी भी जगह पे वो फंक्शन कॉल यूज हुई है, हर जगह ऑटोमेटिकली चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाएंगी। सो दैट्स व्हाई वी यूज फंक्शंस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, दैट वाज अरे। अरे क्या चीज है, किसी को आइडिया है? एनी वन ऑफ यू? हसन साहब है ऑनलाइन? हसन राठौड़ साहब? हसन ऑनलाइन है तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अरे क्या चीज़ है। बेसिकली अरे बेसिकली बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स ऑन एडजेसेंट प्लेसेस इन द मेमोरी। यानी कि अगर आपकी मेमोरी, इफ आई मेक, हाँ, इफ आई मेक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस पाइप साइन, समझ लें ये मेमोरी के सेल्स हैं, ठीक है। हर एक जो है वो पाइप साइन जो है वो मेमोरी के एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग एक इंटीजर बनाते हैं, अगर हम एक इंटीजर बनाते हैं तो लेट्स सपोज डॉलर ए इज इक्वल टू 5, तो 5 यहाँ पे आ जाता है। वी राइट डॉलर बी इज इक्वल टू 6, तो 6 यहाँ पे आ जाता है। वी राइट डॉलर सी इज इक्वल टू ए, तो ए यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अरे क्या करती है? अरे क्या करती है? अरे जितने भी आपका सेम टाइप का डाटा है, आपको पता लग गया कि आपको 100 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करवाने हैं, 100 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर करवाने हैं, तो आपको पता लग गया कि 100 एक तरह का डाटा आएगा, मेरे पास 100 यूनिट्स आएंगे जिनमें सब में इंटीजर होगा। तो आप एक अरे बना लेते हैं। वो अरे क्या करती है कि आप अगर लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट्स का डाटा रखना चाह रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे, डॉलर स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू अरे, ठीक है। ये आपने एक अरे बना ली पीएचपी के अंदर। समटाइम्स अगर आपने लिमिटेड साइज अरे बनानी होती है, तो आप इस तरह से अरे 10 करके भी अरे बना सकते हैं, लेकिन ये सिंटैक्स डिफरेंट है हर एक। जिस तरह जावास्क्रिप्ट में ये सिंटैक्स यूज होता है, सी प्लस प्लस में आप जो है वो यहाँ पे इंडेक्स देते हैं। तो हर एक लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट तरीका है। पीएचपी के अंदर आप अरे बनाते हैं जो कि ओपन होती है, जिसका कोई साइज नहीं होता, आप उसमें जितने एलिमेंट्स डालना चाहें डाल सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमने एक अरे बनाई है, तो जैसी अरे बनाई होगी, होगा क्या कि मेमोरी के अंदर एक पॉइंटर होगा। पॉइंटर का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जो कि सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर एक पॉइंटर होगा। पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है बेसिकली, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, मेमोरी एड्रेस 0x1 x4 a इस तरह करके एड्रेस होगा, और वो एड्रेस किसका होगा, उस सेल का जहां से अरे स्टार्ट हो रही है। अगर मैंने ये स्टेटमेंट रन की, डॉलर स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू अरे, इससे क्या होगा कि सिस्टम के अंदर एक अरे बन जाएगी। अरे कैसे बनेगी? मेमोरी का एक सेल होगा जो कि एज एन अरे जो है डिक्लेयर हो जाएगा। अभी क्योंकि ये हमारे पास ओपन है, हमने इसमें कोई साइज नहीं दिया, तो हमारे पास अरे में सिर्फ अरे का सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस होगा, और वो कोई पॉइंटर उस स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। आप ये समझ लें सिर्फ। तो हमारी अरे यहां से शुरू हो रही है। जैसे ही हम इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करना शुरू करेंगे, जैसे हम करते हैं डॉलर स्टूडेंट मार्क्स, अगर आपने अरे के पहले इंडेक्स पे एलिमेंट रखना है, यानी पहला एलिमेंट अपने अरे का सेट करना है, तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। यानी जो फर्स्ट यूनिट है इसका नाम होगा 0, अगली जो यूनिट होगी उसका नाम होगा 1, ठीक है। तो आपने अगर 0 पे कोई चीज प्लेस करनी है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अरे 0 इज इक्वल टू, आप अगर स्ट्रिंग टाइप की अरे बनाना चाह रहे हैं,
तो आप स्ट्रिंग, लेकिन क्योंकि हमने स्टूडेंट मार्क्स बनाई है तो हम पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे रख रहे हैं 45। ठीक है, इससे क्या होगा, 0 में आ जाएगा 45। ठीक हो गया। फिर मैं करता हूँ, ये जो साइन है ये मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया है, ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगाया है। वैसे अगर ये लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। अच्छा, नंबर 1 जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं जी 4 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 8। ठीक है, इसी तरह से बेसिकली होता क्या है कि अब जैसे मैं ये नीचे को कॉपी करता जा रहा हूँ, ये नीचे कॉपी नहीं होती, ये होती है राइट साइड की तरफ। यहाँ 67 है तो यहाँ भी स्टूडेंट 2 के मार्क्स मैंने 67 रख दिए। तो जैसे ही मैं ये एक स्टेटमेंट लिखूंगा पीछे मेमोरी के अंदर क्या होगा, आप समझ लें कि 0 पे हमने रख दिया 45। जैसे ही मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पे एक सेल और अलॉट होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी 48। ठीक है, फिर मैंने लिखा स्टूडेंट 2 के मार्क्स भी 48, फिर यहाँ पे एक और सेल जो है वो पिक हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी 48। बेसिकली क्या होता है कि जब आप स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू अरे करते हैं, बैकएंड पे एक ब्लॉक ऑफ कोड सेट होता है मेमोरी के अंदर, उसका एड्रेस आके स्टोर हो जाता है इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम उसे कॉल करते हैं तो वो जो एड्रेस होता है वो पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है, और उसके बाद ये इंडेक्सेस डिफाइन करते हैं कि उस एड्रेस पे आपने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना है, थर्ड को एक्सेस करना है, किसको एक्सेस करना है। ये याद रखिएगा, अरे के जो साइज होता है, यानी इस अरे का जो साइज होगा दैट इज बेसिकली n-1। ठीक है, जबकि n क्या होगा, n होगा जी, बल्कि आप ऐसा समझ लें कि मेरे पास लेट्स सपोज अगर अरे है 10 एलिमेंट की, तो मैं n कंसीडर करता हूँ 10। ठीक है, मेरे पास 10 एलिमेंट की अरे है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो n इज इक्वल टू 10। यहाँ पे अरे साइज क्या होगा, आप अरे साइज को इक्वल टू n ही कर लें, अरे साइज इज इक्वल टू n। तो यानी अरे का साइज 10 है। अरे का फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे होगा, हमेशा 0 पे। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 0। और लास्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, n-1। क्यों, क्योंकि आपके इंडेक्सेस हमेशा 0 से शुरू होते हैं। आपकी जो अरे होती है बेसिकली दैट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डाटा इन एडजेसेंट सेल्स इन द मेमोरी। एडजेसेंट का मतलब है एक दूसरे के साथ, पहला एलिमेंट उसके साथ ही दूसरा एलिमेंट, उसके साथ ही तीसरा एलिमेंट, उसके साथ ही चौथा एलिमेंट। ऐसा नहीं होगा मेमोरी में एक एलिमेंट यहाँ पड़ा हुआ है, एक नीचे पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, एक इधर पड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे वो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट। फिर डेटा उनमें सिमिलर काइंड का होगा, 45 48 48 ऑल इंटीजर है। ठीक है, दो चीजें हो गई। तीसरी, अरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसकी उसका एड्रेस हमेशा 0 से होगा। यानी अगर मैंने इसको एक्सेस करना है तो मैं 0 से एक्सेस करूंगा, मैंने अगर 48 को एक्सेस करना है तो मैं उसे 1 से एक्सेस करूंगा, और अगर मैंने नेक्स्ट 48 को एक्सेस करना है तो 2 से एक्सेस करूंगा। तो इसका एड्रेस 0 है, इसका एड्रेस 1 है, इसका एड्रेस 2 है। तो अरे का फर्स्ट एलिमेंट हमेशा किस इंडेक्स पे होगा, इसको आप इंडेक्स बोलते हैं। ये जो 0 1 2 एड्रेसेस जिनको मैं बोल रहा हूं इनको बोलते हैं इंडेक्स। अरे का पहला एलिमेंट होगा 0 इंडेक्स के ऊपर, दूसरा एलिमेंट होगा 1 इंडेक्स के ऊपर, तीसरा एलिमेंट होगा 2 इंडेक्स के ऊपर। इसका मतलब अरे का आखिरी एलिमेंट कहाँ कहाँ पे होगा, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो लास्ट जो हमारा सेल है, लास्ट एलिमेंट किस पोजीशन पे होगा, n-1 पे। यानी आप देखें कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, और आपकी जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वो 0 से हो रहा है। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, लास्ट एड्रेस क्या होगा, n-1। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट मार्क्स के अगर 10 मेरे पास हैं स्टूडेंट मार्क्स, तो मेरे पास जो मैक्सिमम इंडेक्स सेट कर सकता हूँ, जब मैं मार्क्स रखवा रहा हूँ तो मैं लास्ट इंडेक्स जो सेट कर सकता हूँ दैट इज 9। 9 के ऊपर मेरा आखिरी स्टूडेंट के मार्क्स होंगे मे बी 2090। ठीक है, सो ये बेसिकली अरे का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास अरे क्या है, मेमोरी की लोकेशन है एडजेसेंट एलिमेंट्स के ऊपर, और एडजेसेंट एलिमेंट्स के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ डाटा एलिमेंट्स हैं, और उनका जो फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स है, अरे का जो इंडेक्स है जिससे आप वैल्यू रखवाते हैं या रिट्रीव करते हैं। अगर आपने 0 की वैल्यू रखवानी है तो आप इस तरह से रखवा सकते हैं, अगर आपने 0 की वैल्यू रिट्रीव करनी है तो आप सिर्फ स्टूडेंट मार्क्स 0 लिखेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जिस तरह हम लोग किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो उसका नाम लिख देते हैं, वेरिएबल एक्सेस हो जाता है। ठीक है, सो जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, लास्ट इंडेक्स की वैल्यू n-1 होगी, टोटल अरे का साइज वही है जो n है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्योंकि 10 है तो अरे का टोटल साइज आप 0 से कैलकुलेट करना शुरू करें,
यानी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, अप टू 9 सेल हो जाएगा, टोटल 10। 1 से 9 तक 9 हो गए, और 0 अगर आप ऐड कर लें तो टोटल 10 एलिमेंट्स हो गए। 10 एलिमेंट्स हैं, पहला इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स n-1 यानी 10-1 9 है, और दिस इज कॉल्ड अवर अरे। अब जो स्ट्रिंग है, दूसरा कंसेप्ट हमारा था स्ट्रिंग का, ये हमारा था अरे का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट था हमारा स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग भी ऐसे ही है जैसे अरे है, कोई फर्क नहीं है इसमें, इट इज सिमिलर टू अरे। सिर्फ यहां पे जो वैल्यूज आएंगी दोज विल बी अल्फाबेट्स, ए, बी, सी, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं आपकी, वो बेसिकली क्या है, अल्फाबेट्स, ठीक है। ये है जी स्ट्रिंग, लेकिन अरे ऑफ स्ट्रिंग, यानी आप हर इंडेक्स के अंदर एक स्ट्रिंग रखवा रहे हैं। अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूं सिंपल, ये अरे ऑफ इंटीजर्स है और ये अरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। अगर मैंने अरे ऑफ इंटीजर्स बनाई थी तो मेरे पास यहाँ पे नंबर आ गया, अगर मैंने अरे ऑफ स्ट्रिंग बनाई तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग आ गई। अब लास्ट में नेक्स्ट चीज है जी, बेसिकली स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली है आपके पास किसी भी वेरिएबल के अंदर डॉलर ए बी सी या वेरिएबल, उसके अंदर अगर आप अल्फाबेटिक वैल्यू स्टोर करवाते हैं ए बी सी डी ई एफ, सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। यानी कोई भी अल्फाबेट अगर आप वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं और एक से ज्यादा अल्फाबेट्स हैं तो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग, ठीक है। पीएचपी के अंदर स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट से भी बन जाती है और सिंगल कोट से भी बन जाती है। अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें, सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि स्ट्रिंग इज एन अरे ऑफ करेक्टर्स। क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास करेक्टर इस तरह से होता था, लाइक CHAR A इज इक्वल टू सी, दिस वाज अ करेक्टर। तो उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, एक अरे ऑफ करेक्टर बना लेते थे। हम उसमें सी प्लस प्लस में अरे ऑफ करेक्टर बनाते थे, किस तरह बनाते थे, वी यूज टू राइट इट लाइक करेक्टर ए 10 इंडेक्स दे देते थे इसे कि टोटल इसके एलिमेंट्स 10 होंगे, और यहाँ पे हम अपने एलिमेंट्स दे देते थे ए बी सी डी, इसको हम एक स्ट्रिंग बोल दिया करते थे। लेकिन पीएचपी या उससे हायर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर लाइब्रेरीज ऑलरेडी एडेड हैं। उनके अंदर आप इस तरह से करेक्टर्स को इकट्ठा करके एक स्ट्रिंग नहीं बनाते। वहां पे आप अगर वेरिएबल के अंदर इस तरह वैल्यू लिख रहे हैं तो दैट इज आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये वाली अगर आप किसी अरे के अंदर स्ट्रिंग रखवाएंगे तो दैट दैट विल बी कॉल्ड अरे ऑफ स्ट्रिंग। अगर आप अरे के अंदर इंटीजर रखवाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड अरे ऑफ इंटीजर्स। सो ये वाला थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। अगर आप इसमें इसको सोचना शुरू करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो आप ये कंसिडर कर लें, पीएचपी के अंदर अगर आपने स्ट्रिंग लिखनी है तो किसी भी वेरिएबल के आगे अगर आप डबल कोट्स डाल के एबीसी की कोई भी वैल्यू लिख रहे हैं तो आपकी स्ट्रिंग है। डबल कोट से भी स्ट्रिंग है, सिंगल कोट से भी वो स्ट्रिंग है, और ये वाली अरे ऑफ स्ट्रिंग है और ये अरे ऑफ इंटीजर्स है। चलें, ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर है। सिर्फ पीएचपी के हवाले से इसको समझें, सी प्लस प्लस के साथ इसका कंपैरिजन न कीजिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक कोई, तो यू कैन टेल मी। इसके आगे हम लोग एक अरे बनाने वाले हैं, ठीक है, और अरे की जो डिफरेंट काइंड्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे पास यहाँ पे जो है, अब स्ट्रीम यार्ड को आपने परमिशन नहीं दी हुई, काइंडली स्ट्रीम यार्ड को परमिशन दे दिया करें। क्योंकि अगर आप स्ट्रीम यार्ड को परमिशन नहीं देते तो मेरे पास आपका नाम नहीं आता, मेरे पास लिखा आता है फेसबुक यूजर। किस तरह से मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ये सिचुएशन मेरे पास आ रही है। वो सिर्फ इस वजह से कि आपने स्ट्रीम यार्ड को परमिशन नहीं दी हुई, ये सिचुएशन आती है कि जिसने परमिशन दी है उसका नाम आ रहा है, जिसने नहीं दी वहां पे इस तरह से फेसबुक यूजर लिखा आता है। सो मुझे पता ही नहीं लगता कि मेरी बात किससे हो रही है, ठीक है। सो
मेरा ख्याल है कि अब तक एक दूसरे को एटलीस्ट पता लगना चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ या आप कौन मुझसे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, सो इसलिए आप परमिशन दे दिया करें ताकि आपका नाम जो है वो कमेंट्स में आ जाया करे। चलिए, जबरदस्त हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब हम एक अरे बनाते हैं डॉलर स्टूडेंट मार्क्स की, और उसमें हमें कुछ मार्क्स स्टोर करवाने हैं। स्टूडेंट मार्क्स स्टोर करवाने हैं तो स्टूडेंट मार्क्स हमें पता है कि पहले स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो आप यहाँ पे 0 लिखेंगे, पहला एलिमेंट सेट करेंगे और यहाँ पे उसके मार्क्स दे देंगे 1 2 3। इसी तरह से दूसरे के मार्क्स आपने रखवाने हैं, तो यहाँ पे आप लेट्स सपोज 3 to 1 कर दें, दीज आर आउट ऑफ 1000। ठीक है, परेशान नहीं होना कि 100 से ऊपर क्यों चले गए। यहाँ पे सी ABC नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ नंबर आएंगे। अब ये अरे मेरे पास आ गई, अब मैं देखना चाह रहा हूँ ये अरे सिस्टम में स्टोर हो रही है और या मैंने इस अरे को एक्सेस करना है। तो पहली चीज है, अगर आप किसी अरे को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं कि उस अरे में क्या आ रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपको एट सम पॉइंट डीबगिंग करनी पड़ती है। वर्ड में यूज करो डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास किसी जगह पे एरर आ गया और आपने चेक करना है वो एरर क्यों आ रहा है, उसकी वजह से आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना पड़ता है कि किस वेरिएबल में क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीबगिंग। तो डीबगिंग के लिए अगर मैं प्रिंट करता हूँ किसी भी अरे को, उस अरे में क्या वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देखें सिर्फ अरे लिखा आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अरे है ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कि इसको आप सिंपल प्रिंट फंक्शन से नहीं चला सकते। इसके लिए आपको प्रिंट अंडरस्कोर आर का फंक्शन चाहिए, रिकर्सिव प्रिंट का, ताकि अरे के अंदर वो जाए, लूप यूज करे और हर एक इंडेक्स को ऑटोमेटिकली प्रिंट करवा दे। तो इको और प्रिंट अरे के साथ काम नहीं करेंगे। हाँ, काम कर सकते हैं कब? जब आप एक इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे हैं। अगर आप सिर्फ 0 इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे हैं तो देन प्रिंट विल वर्क फॉर यू, आपको 0 इंडेक्स की वैल्यू दे देगा वो। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी अरे प्रिंट करवा रहे हैं तो आपको प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट अंडरस्कोर आर यूज करेंगे तो आपके पास पूरी की पूरी अरे प्रिंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आ गया, ये पूरी अरे प्रिंट हो गई है। अरे के 0 इंडेक्स पे नंबर 1 2 3 है, अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे नंबर 3 2 1 है, सेकंड इंडेक्स पे नंबर 1 1 2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर अगर आपने करना है तो आपको चाहिए कि प्रिंट से पहले आप इको और इको में प्री लगा लें ताकि वो अरे अपने फॉर्मेट को मेंटेन रखे। हमारे पास फिर इस तरह से हर एक इंडेक्स न्यू लाइन में आ जाएगा और अरे हमारी रीडेबल हो जाएगी। ये प्रोसेस डिबगिंग का हमें करना पड़ता है। PHP में डिबगिंग करने का यही तरीका है। अगर आप बात करते हैं दूसरे उसकी डॉट नेट या उस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की, वहां पे आपके पास कुछ ऐसे आईडीज हैं जिनमें डिबगर लगा होता है। तो डॉट नेट में, विजुअल स्टूडियो में डिबगिंग करना बहुत आसान है। यहाँ पे डिबगिंग करने का, प्रिंट करवाने का एक मेथड है। दूसरा एक्स डिबग का एक टूल यूज होता है जो आपको स्टैक ट्रेस देता है। उससे भी हमें को खतरा हेल्प नहीं मिलती, लेकिन सिर्फ इतना होता है कि स्टैक ट्रेस मिल जाता है, उसमें सारी वैल्यूज एलिमेंट्स की प्रिंट हो जाती हैं। तो वो हमें यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमारी ये डिबगिंग इनफ है काम करने के लिए। एक दो चार दफा आप इसे यूज करेंगे, यू विल बी यूज टू दिस थिंग। ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट के मार्क्स इसमें स्टोर करवा लिए। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट के मार्क्स जो है मेरे वो प्रिंट हो जाए किसी स्पेसिफिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो व्हाट विल आई डू, मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूँ। HTML का एक टेबल बनाने लगा, टेबल के टैग से। मेरे पेज के स्टार्ट पे HTML का डॉक टाइप टैग नहीं है तो वो डाल लेते हैं, डॉक टाइप। आप PHP के अंदर HTML लिख सकते हैं, यानी कि HTML और PHP का एक ही डॉक्यूमेंट बनता है। HTML सिर्फ एज एन HTML ब्राउजर पर रेंडर होगी, और PHP के अंदर से जो वैल्यू आपने रखवाई है ये रिट्रीव करवा के प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप HTML में प्रिंट करवा सकते हैं। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ डायनामिक वेबसाइट। ठीक है, हेड का सेक्शन हमारा क्लोज हुआ यहीं पे। बॉडी का सेक्शन स्टार्ट हो गया, और बॉडी के सेक्शन के अंदर क्योंकि आगे हमारा टेबल आता है, और टेबल के बाद हमारी बॉडी एंड हुई और यहाँ पे हमारा HTML एंड हो गया। चलें, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल के अंदर मैं एक टेबल रो बना रहा हूँ। टेबल रो के अंदर मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, CD यूज कर लें। ठीक है,
सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा मेरा, और ये दूसरा कॉलम आ जाएगा मार्क्स का। ठीक है, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। सेकंड रो में मेरे पास सीरियल नंबर यहाँ पे स्टार्ट हो गए 1, यहाँ पे सीरियल नंबर आ गया 2, यहाँ पे आ गया सीरियल नंबर 3, और यहाँ पे मुझे मार्क्स प्रिंट करवाने हैं इस अरे में से। यानी इस अरे के जो मार्क्स हैं मैं चाहता हूँ इस टेबल में प्रिंट हो जाए। सो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे याद रखिएगा पीएचपी आपने ऊपर क्लोज किया है, आप जहां पे भी पीएचपी से वैल्यू लेना चाहते हैं वहां पे आप शॉर्ट टैग पीएचपी का लगा के ऐसे पीएचपी ओपन और क्लोज करेंगे, इको लगाएंगे। इको और प्रिंट मैंने आपको बताया कि अरे का एक इंडेक्स अगर आपने प्रिंट करवाना है तो आप इको या सिंपल प्रिंट यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मार्क्स 0 मुझे यहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवाना है, मैं यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, इसी को कॉपी करता हूँ, बल्कि इसको मैं सेव करके पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट है। ये नहीं आना यहाँ पे। अच्छा, दूसरा, ये टेबल जो है इसको कोई बॉर्डर्स वगैरह नहीं है, कोई बॉर्डर्स वगैरह इसको दे लेते हैं। और तीसरी चीज हमारी टी आर हर जगह पे क्लोज होनी थी, हमने एक ही टी आर में सारा कुछ एंटर कर दिया है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे एक टी आर फिर स्टार्ट करें और हर लाइन को एंड करें। टेबल रो, उसके अंदर फिर टेबल चल जाते हैं। हर रो के लिए एक टी आर का टैग ओपन और क्लोज होता है। चले रिफ्रेश करते हैं। तो ये मेरे पास टेबल आ गया, सीरियल नंबर 1 2 3, स्टूडेंट 1 के मार्क्स आ रहे हैं 1 2 3। ठीक है, स्टूडेंट 2 और 3 की जगह मार्क्स लिखा आ रहा है। अब स्टूडेंट 2 और 3 की जगह भी हमें मार्क्स चाहिए, तो व्हाट विल वी डू, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे 0 की जगह 1 कर देते हैं, और 1 की जगह हम यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया सीरियल नंबर और आगे आ गया मार्क्स 1 2 3 3 2 1 1 1 2। अच्छा, ये तो हम ले आए, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे मार्क्स तो पता लग रहे हैं कि सीरियल नंबर 1 के ये मार्क्स हैं, सीरियल नंबर 2 के ये मार्क्स हैं, सीरियल नंबर 3 के ये मार्क्स हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि किस स्टूडेंट के ये मार्क्स है। स्टूडेंट का नाम नहीं आ रहा। सो अगर अपने स्टूडेंट का नाम लेना है तो एक अरे और बना लेते हैं स्टूडेंट नेम्स के नाम से, तो भी अरे रख लेते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप अरे डिफाइन करने के बाद उसके एलिमेंट्स दें, आप यहाँ पे भी जब अरे बना रहे हैं तभी आप उसके एलिमेंट्स दे सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम जो है वो डायरेक्ट दे लें। लेट्स सपोज पहले स्टूडेंट का नाम अली है, दूसरे स्टूडेंट का नाम अमजद है, तीसरे स्टूडेंट का नाम अकबर है। ठीक है, आप एक चीज देखें तो मैंने इंडेक्सेस नहीं दिए, मैंने 0 1 और 2 यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने 0 1 2 डिफाइन नहीं किया। जब आप पीएचपी के अंदर इस तरह से अरे बनाते हैं तो हमेशा पहली वैल्यू 0 पे जाएगी, दूसरी वैल्यू 1 पे जाएगी और तीसरी वैल्यू 2 पे जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के नाम भी यहाँ पे आ जाएं, तो सिंपल यहाँ पे मैं टीडी प्रिंट करता हूँ। ठीक है, इस नए टीडी के अंदर मैं अपने नेम प्रिंट करवा देता हूँ। इको डॉलर स्टूडेंट नेम्स, ये इंडेक्स 0 पे है, ये इंडेक्स 1 पे है, ये इंडेक्स 2 पे है। तो इंडेक्स 0 को प्रिंट करवाया, इस पूरे को कॉपी करें, नीचे पेस्ट करते जाए और इंडेक्स चेंज करते जाए। इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2। सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें, तो अली के मार्क्स 1 2 3 है, अमजद के मार्क्स 3 2 1 है, और अकबर के मार्क्स 1 1 2 है। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास हेडर मिसिंग है, हेडर भी मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, कॉलम हमारा मिस है ऊपर वाला, ये स्टूडेंट नेम्स है। कोई इशू यहाँ तक किसी को तो मुझे बता।
चलें, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी वांट टू डू इज के अगर देखें यार, ये स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। मतलब मैंने एक अरे बनाई है, उसमें मैं नंबर जो है वो स्टोर कर रहा हूँ, दूसरी अरे जो है उसमें मैं नेम स्टोर कर रहा हूँ। तो क्यों ना हम लोग एक ही अरे बनाए, उसमें नेम और नंबर दोनों स्टोर करें, ताकि रेलिवेंस रहे आपस में कि किस, अगर गलती से कल को मुझसे यहाँ पे जो है 0 और 1 में यहाँ पे 0 ही रह गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा एंड स्क्रीन पे, दोनों लोगों का नाम अली शो होगा, ठीक है, और दोनों जो लोग हैं उनके मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ऐसा लगेगा कि दो अली हैं और उनके डिफरेंट मार्क्स हैं, ठीक है, ये गड़बड़ी यहाँ पे हो जाएगी। सो क्यों ना हम लोग रेलेवेंस के साथ चलें, हमारे एक ही अरे के अंदर नेम भी है और उसी अरे के अंदर नंबर भी है। तो उसके लिए हमारे पास एक अरे का स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं एसोसिएटिव अरे, ठीक है, जो होती है अरे इनटू अरे। एक ही अरे में आप नेस्टेड डिफरेंट अरेज बना सकते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एसोसिएटिव अरे। पाइथन के अंदर इसको डिक्शनरी बोला जाता है, और डिफरेंट लैंग्वेजेस में, सी प्लस प्लस में भी डिक्शनरी बोला जाता है इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे हम उसे बोलते हैं एसोसिएटिव अरे, ठीक है। वहां बेसिकली इसमें वैल्यूज होती हैं की, और वैल्यू की फॉर्म के अंदर की आपकी एक अल्फाबेटिक इंडेक्स बन जाता है, और वैल्यू आपकी एक अरे होती है। सो लेट्स मेक एन एसोसिएटिव अरे, array of array or nested array, whatever you want to say it। स्टूडेंट्स डाटा की एक अरे बनाते हैं, ठीक है, और एक काम करते हैं, स्टूडेंट्स डाटा की अरे के अंदर हम ऐसा करते हैं कि हर एक एलिमेंट को एक अरे बना देते हैं। ये है जी अभी हमारी समझ लें कि मल्टी डायमेंशनल अरे, ठीक है, या नेस्टेड अरे। हम क्या करते हैं कि अरे बना के हम स्टोर करवाने जा रहे हैं, स्टोर marks for chemistry, physics and English for each student in an array। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अरे बनाते हैं। पहली अरे में हम लोग रख लेते हैं पहले स्टूडेंट के मार्क्स। तो पहले स्टूडेंट के केमिस्ट्री के मार्क्स में भी 67 है, और उर्दू या फिजिक्स के मार्क्स जो हैं वो में भी 89 है, और हमारे पास जो इंग्लिश के मार्क्स हैं में भी 2066, और सेकंड स्टूडेंट के हमारे पास जो मार्क्स हैं जी केमिस्ट्री के में भी 13 है, और फिजिक्स के हैं जी 88, और इंग्लिश के हैं जी 45, और थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स हमारे पास हैं जी 93, 34 एंड 44, ठीक है। अब इस अरे को मैं स्क्रीन पे जरा प्रिंट करवाता हूँ, इसका आउटपुट क्या आता है। इको ट्री, ट्री से क्या होगा, हमारी रीडेबल हो जाएगी स्ट्रिंग जो अरे है, और इसमें स्टूडेंट डाटा को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। एक चीज और, अगर मैं एग्जीक्यूशन को स्टॉप करना चाहता हूँ, मैं जहां प्रिंट करवा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम सिर्फ वहां तक चले, उससे आगे ना चले, तो एक स्टेटमेंट है एग्जिट की, वो लगाएं और उसके बाद सेमीकोलन लगाएं। तो पीएचपी की एग्जीक्यूशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और नेक्स्ट कोड जो है हमारा नहीं चलेगा। डिबगिंग के लिए ये चीज बहुत हेल्पफुल है। तो ये मेरे पास एक ऐसी अरे आ गई जिसका हर एलिमेंट खुद एक अरे है, ठीक है। इसको आप बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे, और उसके अंदर हर एलिमेंट जो है, क्योंकि वो अरे है, उसके अंदर फिर आपके पास इंडेक्सेस आ रहे हैं। हर एक एलिमेंट एक अरे है, और अरे का हमेशा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, सिर्फ वैल्यूज रखवाई हैं। पहले एक अरे बनाई है, अरे के अंदर हमारे पास, क्योंकि पहले देखें ये वाली अरे बनाई, उसके अंदर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। सिमिलरली ये वाली अरे बनाई, उसमें पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। हमने उसको पहले स्ट्रिंग रखा था, अभी हमने उसको स्ट्रिंग की जगह एक अरे बना दिया, और अरे बना के उसमें फिर पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट दे दिया। तो क्या हुआ, अरे ऑफ अरे क्रिएट हो गई, या मल्टी डायमेंशनल अरे जो है वो क्रिएट हो गई। अब मल्टी डायमेंशनल अरे को हमने प्रिंट करवाया, तो उसका ये स्ट्रक्चर आ गया कि 0 इंडेक्स के ऊपर एक अरे है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एक अरे है, सेकंड इंडेक्स के ऊपर एक अरे है। तीनों इंडेक्सेस में हमारे पास अरे आ रही है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल अरे। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव अरेज की तरफ, या इसको इसको एसोसिएटिव नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे। सेकंड कंसेप्ट है एसोसिएटिव अरे, एसोसिएटिव अरे, और यू कैन से इट एज डिक्शनरी, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट्स डाटा इज इक्वल टू एन अरे, ठीक है।
और इसके अंदर हम लोग फिर 3 अरे बना देते हैं। बल्कि मैं यहीं से इसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, 3 अरे बना दी। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ तो इसको भी प्रिंट करवा लें, ऊपर वाले को भी प्रिंट करवा लें, क्योंकि ऊपर एग्जिट नहीं लगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगी, ये भी अरे बन जाएगी। यहाँ पे एग्जिट लगा हुआ तो यहाँ एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। तो इस टाइम मेरे पास 2 अरे आ गई। पहली अरे 0 इंडेक्स और ये वैल्यूज, दूसरी अरे 1 इंडेक्स ये वैल्यूज, तीसरी अरे 2 इंडेक्स और ये वैल्यूज। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेकंड वाली एसोसिएटिव जिसको मैंने बनाना है, यहाँ पे मैं नेम्ड कीज रखने लगा हूँ। नेम्ड कीज का मतलब ये, यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटीजर कीज है 0 1 और 2, ये ऑटोमेटिकली सेट हुई है। हमने कहीं पे यहाँ पे 0 1 2 मेंशन नहीं किया, सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसे 0 1 2 बना दिया। अब यहाँ पे मैं नेम्ड कीज रखने लगा हूँ, अपनी मर्जी से रखने लगा हूँ। सो व्हाट आई एम गोना डू, मुझे पता है पहले जो मार्क्स हैं वो अली के हैं, तो अली लिख के आगे मैं ये रेफरेंस ऑपरेटर लगाता हूँ और उसके आगे ये अरे रख देता हूँ। दूसरे मार्क्स मुझे पता है कि अमजद के हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस ऑपरेटर लगाता हूँ और यहाँ पे अरे रख देता हूँ। तीसरे मार्क्स मुझे पता है किसके हैं, लेट्स सपोज अहमद के हैं, तो रेफरेंस ऑपरेटर आगे अरे। अब मैं दोबारा स्ट्रक्चर को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नेम्ड कीज आ गई हैं। ठीक है, हर एक की एक अरे को रिप्रेजेंट कर रही है, हर एक की एक अरे को रिप्रेजेंट कर रही है। सो एसोसिएटिव अरे या डिक्शनरी की और वैल्यू की फॉर्म में, ये की है और ये उसकी वैल्यू है, ये की है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, ये की है, ये उसकी वैल्यू है। इस यहाँ पे हम इसको एसोसिएटिव अरे बोलते हैं, पाइथन में इसको डिक्शनरी बोलते हैं। हर एक लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट नाम है, लेकिन स्ट्रक्चर तकरीबन इस तरह का ही होता है। ठीक है, सो अगर आप देखेंगे अरे के जो अंदर वाले इंडेक्स हैं, दोज आर अगेन फ्रॉम 0 1 2। इफ यू वांट टू मेक दिस अरे एसोसिएटिव वी कैन आल्सो डू दैट। कैसे, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट बताने लगा हूँ कि केमिस्ट्री के मार्क्स 67 है। जरूरी नहीं है कि इस रेफरेंस ऑपरेटर के बाद अरे ही आ सकती है, इस रेफरेंस ऑपरेटर के बाद आप वैल्यू दें, क्योंकि मैंने आपको बोला है की और वैल्यू, वैल्यू कैन बी एन अरे, वैल्यू कैन बी एन इंटीजर। यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे ये की है और ये वाली सारी वैल्यू है, लेकिन इस अरे के पहले एलिमेंट में ये की है और ये वैल्यू इंटीजर है। तो केमिस्ट्री के मार्क्स क्या है, फिजिक्स के मार्क्स क्या है और इंग्लिश के मार्क्स क्या है। ठीक है, इसको मैंने एसोसिएटिव बना दिया, ये दोनों सिंपल अरेज है। जाके प्रिंट करवाते हैं वापस अपने स्ट्रक्चर को, तो ये देखें यहाँ पे अगेन कीज आ गई और ये वैल्यूज आ गई कि यहाँ पे अली है, अली के केमिस्ट्री के मार्क्स 67 है, अली के फिजिक्स के मार्क्स 89 है, अली के इंग्लिश के मार्क्स 66 हैं। इस डाटा को देखें तो दैट मेक सेंस, यहाँ से मैं पूरे डाटा की इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन यहाँ पे देखें तो बिल्कुल सेंस नहीं बन रही। और जो इससे पहले हमने दो डिफरेंट अरेज बनाई थी, जिसमें एक में मार्क्स स्टोर करवाए थे और एक में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करवाया था, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। उनको आपस में हर वक्त जो है उनकी स्टेट को मैनेज करना हमारे लिए और भी ज्यादा टफ था। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इन पीएचपी, हम लोग कोशिश करते हैं कि हर दफा जब हम एक अरे बनाए तो उसको एसोसिएटिव टाइप की बना लें, और कीज जो है हम अल्फाबेटिक रखें और वैल्यूज जो है वो भी हम एसोसिएटिव अरे में रखें, ताकि हमारे पास हर एक इंडेक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन हो कि वो इंडेक्स किस चीज का है। केमिस्ट्री का इंडेक्स है, फिजिक्स का इंडेक्स है, इंग्लिश का इंडेक्स है, और आगे उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए। ये चीज, ये कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक? जी, किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक तो यू कैन आस्क मी। बड़ी बात है, काफी सारे लोग कहते थे मैं पीएचपी नहीं आती, और जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो कहते हैं सब कुछ क्लियर है। इट मींस आइदर यू नो पीएचपी और आई डोंट नो दैट यू नो पीएचपी। दो ही बातें हो सकती हैं। अगेन पूछता हूँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो डोंट, प्लीज डोंट शाय, यहीं पे आप पूछ लें, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन।
चले मैं मूव कर रहा हूँ आगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास डाटा अरे में आ गया, इफ यू थिंक ऑफ प्रिंटिंग द डाटा, अब मैं उस डाटा को प्रिंट करना चाह रहा हूँ जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो उस डाटा को मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो मैंने इंडेक्सेस देके प्रिंट करवा लिया, लेकिन अगर आपके पास अरे का साइज बहुत बड़ा हो गया, आपके पास अरे का साइज आ गया लेट्स सपोज 1000 एलिमेंट्स का, तो क्या आप टेबल की सारी रोज 1000 दफा लिखेंगे, 1000 दफा टीआर का टैग डालेंगे, 1000 दफा टीडी डालेंगे, उसमें फिर आप इंडेक्स भी बताएंगे कि ये 999 वाली लाइन है तो इसका इंडेक्स 998 होगा, क्योंकि इंडेक्स हमेशा n-1 होता है, करंट इंडेक्स। तो किस तरह आप इस चीज को मैनेज करेंगे? जब एंट्री ज्यादा हो जाएंगी, जब रिकॉर्ड जो है वो लाखों में चला जाएगा, तो इस तरह से आप हर चीज को मैनुअली कोड नहीं कर सकते। ठीक है, उस मैनुअल कोडिंग से बचने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ समझ लें कि स्टेटमेंट्स होती हैं लूप्स की फॉर्मेट के अंदर। लूप का काम होता है कि आपकी एक ही इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना। ठीक है, लूप का काम होता है कि आपकी जो एक एक स्टेटमेंट है जो आप चाहते हैं कि बार बार चले, लूप का काम होता है उसको रिपीट करवाना। तो लूप हमारे पास होते हैं डिफरेंट तरह के। जो हमारे पास लूप हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा हुआ है, फॉर पढ़ा हुआ है, फॉर वाइल पढ़ा हुआ है। ठीक है, और डू वाइल पढ़ा हुआ है। ठीक है, और वाइल लूप पढ़ा हुआ है। ये चार लूप्स हम लोग सी प्लस प्लस में पढ़ के आए हैं, फॉर, फॉर वाइल, डू वाइल और वाइल। ठीक है, इसके अलावा पीएचपी में एक लूप होता है जिसका नाम है फॉर ईच। ठीक है, तो हमारा हमने दो लूप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक फॉर डिस्कस करेंगे, एक फॉर ईच डिस्कस करेंगे। ये दोनों लूप हमारे जो है हमारा जो रिक्वायर्ड काम है उसे कर देंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली चले, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन जिनके बारे में कल मैंने आपसे बात की थी कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जिनको हमें अपनी मर्जी से मल्टीपल प्लेसेस पे बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है, उनका जो है उनको हमने एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया और उस फंक्शन को जहां जहां हम यूज करना चाहते थे यूज कर लिया। अब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो नंबर ऑफ टाइम्स एक ही इंस्ट्रक्शन जिसने रिपीट होना है उसकी बात कर रहा हूँ। वो थी डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर आपने तीन चार पांच स्टेटमेंट डिफरेंट जगह पे कोड में डिफरेंट सेक्शन में रिपीट की। यहाँ पे सेम प्लेस के ऊपर अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को बार बार रिपीट करना है तो आप उनको लूप में करते हैं रिपीट। तो लूप के लिए हमारे पास जो पहला लूप है दैट इज फॉर लूप। फॉर लूप किस तरह से होता है? अगर मैं यहाँ पे एंटर करूं फॉर लूप में, जो पहला जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है डॉलर आई इज इक्वल टू दिस पोजीशन इज कॉल्ड इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर, ठीक है। सेकंड जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड कंडीशन चेक। और थर्ड जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंट पार्ट। तो फॉर लूप जो कंसिस्ट करता है वो इन चीजों पे करता है, जो कीवर्ड फॉर है, और कीवर्ड इनिशियलाइजर, कंडीशन चेकिंग पार्ट और इंक्रीमेंट पार्ट, एंड देन आगे हमारे पास ब्रेसेस में आता है ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट होना है। जो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना है वो हमारे पास ब्रेसेस में आ जाएगा। ये चार चीजों को मिला के आपका फॉर लूप बनता है। तो एक फॉर लूप इसी तरह से बनाते हैं, फॉर डॉलर आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमारा इनिशियलाइजर हो गया, कंडीशन चेक लगाना है, डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन चेक की। आगे इंक्रीमेंट पार्ट, प्लस प्लस करते जाओ डॉलर आई को। अब ये प्लस प्लस अभी आपके साथ शेयर नहीं किया, तो पहले मैं प्लस प्लस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिस तरह से हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे हमने क्या किया, डॉलर सी इज इक्वल टू 9+1। सो ये बाइनरी ऑपरेटर है, प्लस इसके दोनों साइड पे एक एक ऑपरेंड आ रहा है, एक ऑपरेंड 9 है और एक ऑपरेंड 1 है। अगर आप 9 में एक जमा करना चाह रहे हैं तो आप इस बाइनरी ऑपरेटर की जगह एक ये काम कर सकते हैं कि डॉलर सी की वैल्यू अगर आपके पास 9 थी ऑलरेडी, ठीक है, और आप इसको 10 करना चाह रहे थे, आप प्लस प्लस डॉलर सी करेंगे तो आपकी मेमोरी के अंदर सी में ऑटोमेटिकली 9+1 यानी यही इफेक्ट होगा कि जो भी करंट वैल्यू होगी उसमें एक इंटीजर और जमा हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी सी में 10। जैसा कि अभी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अगर सी की वैल्यू 9 है, मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे डॉलर सी की वैल्यू। ओके, सी की वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, सी की वैल्यू आ रही है जी 9। ठीक है, ये लास्ट में आपके पास आ रही है सी की वैल्यू 9। ठीक है, अब मैं इसी सी को प्लस प्लस करवा देता हूँ, प्रिंट होने से पहले प्लस प्लस डॉलर सी करता हूँ, तो दोनों वैल्यूज प्रिंट करवाता हूँ। प्लस प्लस करने से पहले क्या वैल्यू थी और प्लस प्लस करने के बाद क्या वैल्यू है।
तो प्लस प्लस करने से पहले वैल्यू थी 9 और प्लस प्लस करने के बाद वैल्यू है 10। ठीक है, यानी ये है यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी इंक्रीमेंट और यूनरी डिक्रीमेंट। यूनरी इंक्रीमेंट प्लस प्लस वाला इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट का मतलब है इजाफा होना। यूनरी डिक्रीमेंट का मतलब है माइनस माइनस। अगर मैं इसके बाद माइनस माइनस सी करता हूं और दोबारा प्रिंट करवाता हूं तो सिमिलरली पहले प्लस होगा, 9 से 10 प्रिंट होगा और फिर 10 से -1 होकर 9 प्रिंट हो जाएगा। तो 9 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 9 हो गया। सो हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, यूनरी ऑपरेटर, यूनरी इंक्रीमेंट और यूनरी डिक्रीमेंट। इनकी दो टाइप्स होती हैं। इनकी टाइप होती है यूनरी प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। प्री का मतलब ये होता है कि आपके वेरिएबल से पहले अगर ऑपरेंड आ गया, जो ऑपरेटर है वो पहले आ गया, तो दिस इज, ये है प्री इंक्रीमेंट। और अगर आपके वेरिएबल के बाद आपने प्लस प्लस लगाया तो दिस इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, सिमिलरली ये है जी प्री डिक्रीमेंट। और इफ यू डू डॉलर सी माइनस माइनस, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डिक्रीमेंट। इन दोनों के यूजेस क्या हैं, आप बाय द पैसेज ऑफ टाइम इनको सीख जाएंगे। अभी इन पे मैं मजीद बात नहीं करना चाह रहा, सिर्फ मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको करंट वैल्यू में एक ऐड करना है तो आप प्लस प्लस से कर सकते हैं। अब फॉर लूप हमने जो यहाँ पे लिखा है उसका मकसद क्या है, फॉर लूप चलता कैसे है। सबसे पहले जब हमारा इंटरप्रेटर चलता चलता इस स्टेटमेंट को चलाएगा, इसको चलाएगा, इन सब को चलाएगा, और जब वो फॉर पे आएगा तो क्या करेगा, फॉर पे आएगा तो सबसे पहले वो इस स्टेटमेंट को चलाएगा, डॉलर आई इज इक्वल टू जीरो। डॉलर आई इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि मेमोरी में एक वेरिएबल बनाओ जिसमें वैल्यू रख दो जीरो। जीरो रखने के बाद वो इस कंडीशन को चेक करेगा, डॉलर आई की वैल्यू यानी कि जो जीरो है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू 9। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। जीरो की वैल्यू 9 से या छोटी है या इक्वल है। तो क्योंकि ये 9 से छोटी है तो ट्रू है, इक्वल नहीं है। तो क्योंकि इस स्टेटमेंट का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन वाली ट्रू हुई और ये वाली फॉल्स हुई। तो यू नो दैट इफ वी हैव ट्रू और फॉल्स द वैल्यू विल बिकम ट्रू। ठीक है, तो यहां पे आ गया मेरे पास ट्रू। ट्रू आने की वजह से क्या होगा कि ये ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा सारा, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा होगा वो चलेगा। जब ये सारा चलेगा और इंटरप्रेटर यहां पे आएगा तो यहां से वापस जाएगा वो इस आई के ऊपर, और आई की वैल्यू पहले थी जीरो और इसको प्लस प्लस करके कर देगा 1। ठीक है, अब पीछे मेमोरी में वैल्यू क्या थी, जीरो थी, अब क्या हो गई, 1 हो गई। जैसे ही 1 होगी वो दोबारा इस कंडीशन पे जाएगा, चेक करेगा डॉलर आई इज लेस देन इक्वल टू 9। पहले डॉलर आई था जीरो लेस देन इक्वल टू 9, अब होगा 1 लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, फिर जब ये करेगा यहाँ पे कंडीशन अगेन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू आएगा तो वापस इस ब्लॉक ऑफ कोड में आएगा और ये ब्लॉक ऑफ कोड चलाएगा। चलाने के बाद फिर इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा डॉलर आई प्लस प्लस 1 वाली, इसकी वैल्यू को आप कर देगा 2, कंडीशन चेक होगी 2 इज लेस देन इक्वल टू 9, और ये कंडीशन चलती रहेगी। ये चलती रहेगी जब तक यहाँ पे आ जाए 9 इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, 9 इज लेस देन इक्वल टू 9 के अंदर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जब 9 इज लेस देन इक्वल टू 9 आएगा इस स्टेटमेंट के लिए, तो व्हाट वी विल गेट, हमें 9 इज लेस देन 9 यहाँ पे फॉल्स मिलेगा और 9 इज इक्वल टू 9 यहाँ पे ट्रू मिलेगा। तो ये कंडीशन क्या देगी, अगेन ट्रू। तो ये चल जाएगा लूप। जैसे ही यहाँ पे 10 होगा, 10 लेस देन इक्वल टू 9, नाउ 10 लेस देन इक्वल टू 9 इज रॉन्ग। 10 ना तो 9 से छोटा है, 10 ना 9 के इक्वल है। तो यहाँ भी फॉल्स आ जाएगा, यहाँ भी फॉल्स आ जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, आपका जो इंटरप्रेटर है वो फॉर से बाहर निकलेगा और जितना कोड इसके बाहर लिखा होगा उसको चलाना शुरू कर देगा। उसने फॉर का जो स्टेटमेंट है, इस पार्ट को, फॉर को हम बोलते हैं कि हमारा लूप है। लूप का मतलब है कि आप इसके अंदर जो लिखा हुआ काम है उसको बार बार करवा रहे हैं। कब तक करवा रहे हैं, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू कब तक है, जब तक लेफ्ट वाला जो वेरिएबल है वो इस राइट वाले के या इक्वल है या छोटा है, तब तक ये ट्रू है। जैसे ही लेफ्ट वाला वेरिएबल बड़ा होगा तो फॉल्स हो जाएगी। तो लेफ्ट वाले वेरिएबल को पहले खुद ही डिक्लेयर करवाते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यू को खुद ही इंक्रीज करवाते जाते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कितनी देर के लिए वो लूप चलाना है। अब फॉर लूप आप कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, आपको पता है कि आपके पास एक स्टूडेंट मार्क्स की अरे है,
ठीक है, और उसके अंदर 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको पता है कि उसमें 10 एलिमेंट है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपके कोड के अंदर क्या हो, हर दफा जो है वो ये वाले नंबर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। तो स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए मेरे पास क्या तरीका है, अरे कि 10 नंबर को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, इको करूं डॉलर स्टूडेंट मार्क्स, आगे लिखूं इंडेक्स नंबर 0। इस लाइन को मुझे कितनी दफा लिखना पड़ेगा, 10 दफा। 0 इंडेक्स से लेके 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स, अप टिल 9। सो व्हाई डू आई डू दिस थिंग, मैं क्यों इतना ज्यादा कोड लिखूं? अगर मुझे इसी स्टेटमेंट को 50 दफा करना पड़ गया, 100 दफा करना पड़ गया, तो आई एम जस्ट गॉन। मैं तो सारा दिन जो है वो 50 या 100 या 1000 या 2000 लोगों के नाम प्रिंट करवाने के लिए कोड लिखता रहूंगा। तो मुझे ये नहीं करना। मुझे एक लूप लगाना है और उस लूप के अंदर उस स्टेटमेंट को लिख देना। लूप का काम क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली बार बार कंडीशन ट्रू होने पे स्टेटमेंट को चलाता जाएगा। और इस स्टेटमेंट में क्या है, स्टूडेंट मार्क्स को प्रिंट करवाना है। और स्टूडेंट मार्क्स हमारे पास 10 है। हमें पता है कि अगर हम पहले इंडेक्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स नंबर 0। अगर हम दूसरे इंडेक्स को प्रिंट कराना चाह रहे हैं 1। अगर हम तीसरे इंडेक्स को प्रिंट कराना चाह रहे हैं 2 3 4 5। सो इसका मतलब है कि हर दफा जब हमें इंडेक्स अगला प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो हर दफा इंक्रीज होती जाए। तो जब हमने फॉर लूप बनाया था, हमने स्टार्ट में वैल्यू रखी थी 0। कंडीशन चेक की, कंडीशन आ गई 0 < तो आ गई ट्रू। ट्रू आई तो ये ब्लॉक ऑफ कोड चला और आई की वैल्यू उसके बाद इंक्रीज हुई। इसका मतलब है आई की वैल्यू हर स्टेप में इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम आई की वैल्यू 0 को ही यहाँ पे रख लें, यानी सिर्फ डॉलर आई यहाँ पे रख दें, तो हर दफा आई की वैल्यू पहले 0 होगी, 0 इंडेक्स प्रिंट होगा। जब ये कोड चलेगा 1 इंडेक्स प्रिंट होगा, 2 इंडेक्स प्रिंट होगा, 3 इंडेक्स प्रिंट होगा, 4 इंडेक्स, अप टू जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती सारे इंडेक्स प्रिंट हो जाएंगे। चले इसका अब हम देखते हैं रिजल्ट क्या है हमारे पास। अनएक्सपेक्टेड ऑनलाइन नंबर 193, 193 के ऊपर कुछ चीज अनएक्सपेक्टेड, हाँ यहाँ पे कॉमाज नहीं आने, ये याद रखिएगा, यहाँ पे सेमी कॉलन आने हैं। दिस इज एन एरर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो नंबर प्रिंट में आएंगे। वी हैव टू डू वन थिंग, हम ये वाला जो प्रिंट है सारा इसको ऑफ कर रहे हैं, इस प्रिंट को भी ऑफ कर रहे हैं, बल्कि इसको रहने दें और सिर्फ ये प्रिंट चलाते हैं और यहाँ पे एग्जिट लगा देते हैं, इससे आगे प्रोग्राम ना जाए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास 10 दफा जो है वो लूप चला। और हमारे पास 10 दफा चला, 0 इंडेक्स से शुरू हुआ और लास्ट इंडेक्स तक चल गया। 10 दफा कैसे चला, 0 से शुरू किया और 9 तक, टोटल 10 टाइम्स लूप चला है। और हर एक आइट्रेशन के अंदर ये जो आप लूप की जो एक प्रोसेस है यहाँ से कोड लेके यहाँ तक चलाने का, उसको बोलते हैं आइट्रेशन। तो 10 आइट्रेशन में उसने क्या किया, हर दफा स्टेटमेंट भी चलाया, आई की वैल्यू करंट वैल्यू को पिक किया, मेमोरी में जाकर देखा कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो स्टूडेंट मार्क्स 1 पे जो भी पड़ा हुआ है उसको इको करवाया। नेक्स्ट आइट्रेशन में आया, आई की वैल्यू 2 हो गई थी तो 2, स्टूडेंट मार्क्स 2 पे जो पड़ा था प्रिंट करवाया। तो लूप ने हमारा काम आसान कर दिया, बजाय इसके कि हमारे पास अगर यहाँ पे 1 लाख लोगों का रिकॉर्ड होता और हम 1 लाख दफा इको लिखते। लूप ने क्या किया, उस चीज को काट दिया। उसने कहा कि जी आप लूप के अंदर कंडीशन लगाएं, लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी आप कंडीशन लगाएं कि अगर आई की वैल्यू 1 लाख से, यहाँ पे आप 10,000 या 1,000, ये 10,000 करके देखेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पर रिस्पॉन्स आपके पास आ जाएगा 10,000 टाइम्स। ठीक है, लेकिन उतनी वैल्यूज भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि अरे के पास, अरे के ऊपर जो इंडेक्स है वो सिर्फ 10 वैल्यूज का है। तो अगर मैं कहता हूँ कि अरे का इंडेक्स प्रिंट कराओ, साथ जो है आप मेरा कोई भी अल्फाबेट प्रिंट करवा दो, हाई लेट्स सपोज प्रिंट करवा दो और एक ब्रेक दे दो इसके बाद। अब देखेंगे कि ये हमारे पास वैल्यू कहाँ तक चलती है। हाई आता जाएगा आपके पास, सिर्फ क्योंकि अरे के इंडेक्स ही 10 थे। जब वो इंडेक्स नंबर 10 पे आएगा तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, जब वैल्यू नहीं मिलेगी तो एम्प्टी प्रिंट होगा, एम्प्टी प्रिंट होगा तो स्क्रीन पे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन लूप आपका 10,000 दफा ही चल रहा है, हाई आपका 10,000 दफा प्रिंट होगा, ब्रेक आपकी 10,000 दफा लगेगी। यहाँ पे आप देख लें 10,000 टाइम्स स्टेटमेंट चल गई है, ये पेज का स्क्रॉल देख लें कहाँ तक जा रहा है। याद रखिएगा, समटाइम्स लोग कोड करते हुए गलती कर देते हैं, लूप की जो एग्जिट ये कंडीशन है इसको गलत कर बैठते हैं। जब ये कंडीशन आपकी गलत होती है तो आपका प्रोग्राम इन्फिनिटली रन होता है। उससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी के अंदर वेरिएबल बार बार डिक्लेयर होता जाएगा, होता जाएगा,
स्क्रीन पे प्रिंट होता जाएगा, एट सम पॉइंट आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी और आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा। कुछ सॉफ्टवेयर आप लोग यूज करते हैं, जैसे ही उनको चलाते हैं थोड़ी देर बाद आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है। उनमें यही प्रॉब्लम होती है कि आपका मेमोरी फ्लो जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसके अंदर कोड को इस तरह का लिखा होता है जिसके अंदर कोई लूप लगा हुआ है या कोई प्रोसेस बार बार चल रहा है और उसकी मेमोरी को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं देता तो ये लूप भी मेरे हिसाब से इन्फिनिट हो जाएगा। इन्फिनिट होगा तो मेरे ब्राउजर का बेड़ा गर्क कर देगा ये देखें, ये हाई चलता जा रहा है, ये पेज देखें अभी तक इसकी लोडिंग स्टॉप नहीं हुई और ये चलता जाएगा। जितना स्क्रॉल करता जाऊंगा ये मजीद नीचे जाता जाएगा, क्योंकि मैंने कंडीशन ही नहीं लगाई। जब कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पे अगर आप कंडीशन ना लगाएं लूप तब भी चल जाएगा, लेकिन लूप होगा ये इन्फिनिट टाइप का। इस लूप में कोई भी फाइनाइट करने वाली चीज नहीं होगी और एट सम पॉइंट मेरे सिस्टम की मेमोरी क्रैश करेगी, और जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर क्रैश हुआ तो ये ब्रॉडकास्ट भी रुक जाएगा और उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी कंडीशन को वापस रखें, इसको सेव करें। और लूप फाइनाइट तब तक है, यहाँ पे चाहे जितनी लंबी मर्जी वैल्यू आ जाए, जब तक कंडीशन है और वो कंडीशन सही लिखी हुई है तो लूप फाइनाइट है। अगर कंडीशन आप गलत कर देते हैं, ठीक है, तो कंडीशन आप मिस कर देते हैं तो आपका लूप जो है वो इनफिनिट हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टेल मी। माशाल्लाह कुछ हस्तियां 10 बजे आ रही हैं और बाद में इनको प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर द फील के दे आर नॉट इनफ कंफर्टेबल विद प्रोग्रामिंग। टाइम 9 बजेगा तो काइंडली 9 बजे आया करें। चलें, जबरदस्त, आप लोगों को क्लियर है। चलें, एक कॉन्सेप्ट जो है वो इसके आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा वाइल लूप के ऊपर। जो हमारा वाइल लूप है उसके अंदर हमारे पास कंडीशन पार्ट ये होता है चेक करने का, जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये लूप चलता रहेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप ब्रेक कर जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, $i इज लेस देन इक्वल टू 10,000, जब तक आई की वैल्यू जो है वो 1 लाख, यहाँ पे मैंने लिख दिया आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 लाख है, आप इको करवाते जाओ, प्रिंट करवाते जाओ। माई नेम इज वकास अली, लेट्स सपोज, इसको प्रिंट करवाते जाओ। अब आप यहाँ पे देखो आई की वैल्यू जो है वो 1 लाख से जब तक कम और उसके इक्वल है ये प्रिंट करवाओ। क्या आई की वैल्यू सिस्टम में एग्जिस्ट करती है अभी राइट नाउ? जैसे पीएचपी प्रैक्टिस को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे अगर आप आओ तो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। समटाइम्स कुछ वेरिएबल्स की वैल्यूज अगर आपके पास नहीं आ रही तो मेमोरी में गार्बेज स्टोर हुआ होता है, या यहाँ पे अगर वैल्यू सेट हो रही है तो मे बी इसको यहाँ से वो वैल्यू मिल गई हो। लेकिन जब भी आपने वाइल लूप चलाना है पहले आपने वो वैल्यू खुद सेट करनी है। अगर मैं आई की वैल्यू यहीं पे सेट कर देता हूँ कि आई की वैल्यू 99,999 है और कंडीशन लगाई हुई है कि आई की वैल्यू अगर जब तक 1 लाख नहीं है तब तक जो है वो चलाते जाओ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ तो मेरे पास जो है आई, वो सिर्फ ये जो लूप है फॉर वाइल लूप ये एक दफा चलना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन आई की वैल्यू हमारे पास 9999 है और लेस देन इक्वल टू वो 1 लाख होगी, तो ये एक दफा चलना चाहिए। एक दफा दोबारा कंपैरिजन कर लेते हैं अपनी वैल्यूज का। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ 1000 पे और इसको 999 कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें आई की वैल्यू 999 है और आई की वैल्यू जो है जब तक 1000 नहीं होती इसको चलाते जाओ। कितनी दफा चलना चाहिए बेसिकली ये? एक ब्रेक भी लगा दें ताकि रीडेबिलिटी मेंटेन रहे।
मेमोरी जो है वो क्रैश हो रही है। ये देखें ब्रेक लगी और ये स्टेटमेंट चलती जा रही है, चलती जा रही है, ये चलती ही जाएगी। क्यों चलती जाएगी? कंडीशन अगर आप देखें तो 999 और 1000 में सिर्फ एक नंबर का फर्क है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी है, लेकिन फॉर वाला जो इंक्रीमेंट पार्ट था वो आपने कहीं नहीं किया। इनिशियलाइजर जो है पार्ट वो आप वाइल से बाहर ले गए, इनिशियलाइज यहाँ पे कर दिया। कंडीशन चेक जो फॉर में था वो आपने यहाँ पे कर दिया, लेकिन जो इंक्रीमेंट पार्ट था वो भी तो जरूरी है। तो जब तक आप प्लस प्लस डॉलर आई इसके अंदर नहीं लिखेंगे, आई की वैल्यू 99 से 1000 पे जाएगी ही नहीं। जब तक वो जाएगी ही नहीं तो पीछे वैल्यू तो ट्रिपल लाइन है, और जब तक ट्रिपल लाइन है ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और जब तक ये हमेशा ट्रू रहेगी मेरा लूप चलता रहेगा। इस वजह से मुझे इसको क्लोज करना है, इससे पहले कि मेरी मेमोरी जो है वो क्रैश कर जाए फुल। इसको क्लोज किया और अब इसको रन करते हैं। तो अब ये वन टाइम प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है वन टाइम प्रिंट होना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे इज इक्वल भी लगा हुआ है, तो ट्रिपल लाइन पे प्रिंट होगा, 1000 पे प्रिंट होगा। अगर मैं इस इक्वल को खत्म कर दूंगा तो ये एक दफा प्रिंट होगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है। सो वाइल लूप भी उसी तरह का ही है जैसे फॉर लूप है, सिर्फ समझ लें अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। वाइल में आप सिर्फ कंडीशन चेक करते हैं, इंक्रीमेंट पार्ट आपका बाहर चला जाता है, जो इनिशियलाइजर पार्ट है वो बाहर चला जाता है, और जो इंक्रीमेंट पार्ट है वो बॉटम पे आ जाता है आपकी बॉडी कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर। जो भी आपका कोड ब्लॉक होता है उसके अंदर आ जाता है इंक्रीमेंट पार्ट। ठीक है, क्लियर है ये? इसी तरह से हमारे पास डू वाइल होता है। डू, ये वाइल है, ये वाइल लूप है, और ये है जी डू वाइल। डू वाइल में डू के आगे ब्रेसेस आ जाती हैं और लास्ट में वाइल की कंडीशन आ जाती है। डू में जो भी लिखा होता है वो याद रखिएगा एक दफा लाजमी चलता है, और फिर उसके बाद जो वाइल में कंडीशन होती है वो कंडीशन जब तक ट्रू होगी ये वाला डू का पार्ट चलता रहेगा। जैसे मैं डू में कहता हूं कि इको वेदर इज ऑसम, और जो वाइल पार्ट है इसमें मैं फॉल्स खुद ही लगा देता हूँ, एफ लगा देता हूँ। ठीक है, इसको चलाते हैं। 9215 लेट मी चेक डू वाइल। मुझे लगता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई कॉलम तो नहीं है कोई। हाँ, यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा बाहर, तो यहाँ पे सेमी कॉलन देना है हमें। ठीक है, अब इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। सो वेदर इज ऑसम, वेदर इज ऑसम, वेदर इज ऑसम, वेदर इज ऑसम, वेदर इज ऑसम। ठीक है, ये चलता जा रहा है। जबकि हमने सिर्फ एफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम फॉल्स देते हैं व्हाट विल हैपन देन? बंद करें और नया पेज चला लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास सिर्फ एक दफा आएगा वेदर इज ऑसम, बिकॉज मैंने जो एफ दिया हुआ था पीएचपी के अंदर, बुलियन की वैल्यू ट्रू होती है या फॉल्स होती है, टी और एफ नहीं होता। टी और एफ सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हम अल्फाबेट्स में लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो डू का पार्ट हमेशा चलेगा एक दफा। सो लेट्स डू इट द वे लाइक डू में हम लोग करते हैं डॉलर प्लस प्लस डॉलर आई। ठीक है, और फिर अगेन इनिशियलाइजर पार्ट हम बाहर ले जाते हैं, डॉलर आई इज इक्वल टू जीरो। तो डू में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले जीरो थी, डू में आके आई की वैल्यू हो गई वन। यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं डॉलर आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू सेवन। जब तक सेवन है तब तक जो है ये चलाता जाए। तो फॉर लूप ही की डिफरेंट टाइप्स हैं। नॉर्मली मैं क्यों फॉर लूप पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि आप लोगों ने या मैंने यूनिवर्सिटीज में हमने सबसे ज्यादा फॉर लूप यूज किया हुआ है। तो फॉर लूप की ही डिफरेंट अरेंजमेंट्स है, डू वाइल वाइल, ये सारी फॉर लूप की डिफरेंट अरेंजमेंट है जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने 7 टाइम्स प्रिंट हो गया।
सो हमारा फॉर भी कवर हो गया, वाइल भी कवर हो गया, डू वाइल भी हो गया, एक फॉर वाइल लूप होता है, उसको खुद ही देख लीजिएगा, एक फॉर ईच होता है पीएचपी के अंदर जिसके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। फॉर ईच हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लूप है, ठीक है। हमारी जो पीएचपी की सबसे ज्यादा वेबसाइट्स हैं उनके अंदर हमेशा फॉर ईच यूज हुआ है। फॉर ईच की एक सबसे खूबसूरत चीज ये है कि आप इसको सिर्फ एक जो अरे आपकी वो पास कर देते हैं। ये स्पेशली है ही अरेज के लिए, कि आपने अगर अरेज को प्रिंट करवाना है, अरे के हर एलिमेंट के ऊपर आपने कोई ना कोई काम करवाना है, उसको प्रिंट करवाना है, एक्सेस करवाना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है। आप जब हर इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आप फॉर ईच लूप को यूज करेंगे। फॉर ईच के अंदर आपके पास यहाँ पे नेम ऑफ वेरिएबल आ जाएगा, उसकी की और वैल्यूज आ जाएंगी। सो लेट्स डू इट विद आवर फर्स्ट अरे स्टूडेंट्स डाटा। इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट डाटा स्ट्रिंग, और यहाँ पे स्टूडेंट डाटा स्ट्रिंग कर देते हैं। पहली का नाम स्टूडेंट डाटा है तो यही रहने देते हैं। अब स्टूडेंट डाटा की जो अरे बनी हुई है उसको मैं फॉर ईच में लेके जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ स्टूडेंट डाटा की अरे को फॉर ईच लो, और यहाँ पे आप सिर्फ कर दो एज वैल्यू, और ऐसा करो कि हर दफा वैल्यू को प्रिंट करवाते जाओ। याद रखिएगा, अगर आप लूप में प्रिंट करवाने लगे हैं तो इको प्री आपने बाहर रखना, नहीं तो उससे आपको प्रॉब्लम करेगा वो। प्रिंट के अंदर आप वैल्यू प्रिंट करवाते जाएं। यहाँ पे जरा आउटपुट चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें आउटपुट आया कि जी पहली अरे प्रिंट हुई, फिर दूसरी अरे प्रिंट हुई, फिर तीसरी अरे प्रिंट हुई। ये आउटपुट फॉर ईच का डिफरेंट है, और यहाँ पे जो हमने अरे को प्रिंट कराया था ये डिफरेंट था। यानी अरे के अंदर जीरो इंडेक्स और अरे, सेकंड इंडेक्स और अरे, थर्ड इंडेक्स और अरे। तो फॉर ईच क्या करता है, फॉर ईच जो भी आपने उसको अरे दी है उसकी कॉपी जनरेट करता है, उस कॉपी के ऊपर लूप चलाता है, और लूप के ऊपर हमारे पास, क्योंकि मैंने बोला था कि वैल्यू जो है वो हमारी ये वाली होती है, ये तो उस वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, की को वो इग्नोर करवा रहा है। ये जो की वाला पार्ट है जीरो वाला, इसको इग्नोर करवा के सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करवाता जा रहा है। ये वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर ये वैल्यू प्रिंट करवाई, फिर ये वैल्यू प्रिंट करवाई। ये हमने ऊपर प्रिंट आर लगाया हुआ है, ये उसका हमारे पास आ रहा है आउटपुट। ये जो नीचे हमने फॉर ईच लगाया ये उसका आउटपुट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि की भी प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फॉर ईच की इंटू वैल्यू, यहाँ भी डॉलर साइन लगा दें, यानी स्टूडेंट डाटा एज की टू वैल्यू, और मैं चाहता हूँ कि की भी प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे प्रिंट आर में की भी डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो जीरो इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, वन इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, टू इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, ठीक है। ये अरे हमारी वैल्यू होगी। सो की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, तो फॉर ईच को आप स्पेशली यूज करते हैं अरेज के ऊपर जाके। क्यों, एट सम पॉइंट अगर आपको कोई काम करवाना है, आपको की चेक करनी है, तो आप जो है वो उससे कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं अब ये वाला फॉर ईच अप्लाई करूं इसके ऊपर, मैं या यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ जो रिकॉर्ड नंबर टू है, जो की वन का रिकॉर्ड है वो प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ डॉलर की एग्जैक्टली इक्वल टू वन, तो आप इको करवाएं, क्या इको करवाएं, या प्रिंट करवाएं, प्रिंट अंडरस्कोर आर करवाएं डॉलर वैल्यू को। बस सिर्फ की इंडेक्स वन के लिए करवाना है, बाकी किसी के लिए नहीं करवाना। तो आपके पास सिर्फ इंडेक्स वन की वैल्यू आएगी। अगर आप यहाँ पे चेक करें 138845, 1388 और 45, ये आपकी सिर्फ इंडेक्स वन की वैल्यू आ रही है, बाकी दो इंडेक्सेस आपके स्किप हो गए हैं। तो फॉर ईच में की का हमारे पास ये रोल होता है, हम की बेस पर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें किस की वैल्यू को उठाना है, किस की वैल्यू को हमें इग्नोर करना है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? हर आइट्रेशन के अंदर क्या होगा कि जो आपकी नेक्स्ट अरे है, जैसे क्या होगा, फॉर ईच चला फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर, वो इस पूरी वैल्यू को उठाएगा। इसका क्योंकि ऑटोमेटिक जीरो इंडेक्स होता है, तो जीरो की में रखवा देगा और वैल्यू में रखवा देगा। सेकंड आइट्रेशन में की में रखवा देगा वन, वैल्यू में रखवा देगा ये। थर्ड आइट्रेशन में की में रखवा देगा थ्री, टू, और वैल्यू रखवा देगा ये। तो फॉर ईच में बेसिकली कॉपीज जनरेट होती हैं, जो भी आपने इसको अरे दी हुई है उसके हर इंडेक्स पे वो आइट्रेट करता है, और हर इंडेक्स पे कॉपी जनरेट करता है की और वैल्यू की, और इन दोनों वेरिएबल्स में रखवा देता है। मेमोरी में दो वेरिएबल क्रिएट होते हैं, की और वैल्यू के। की में की रखवाता है, वैल्यू में वैल्यू रखवाता है, और हम उसके ऊपर कहीं भी डिसीजन मेकिंग लेके अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं उससे।
अब सपोज करें कि जो काम हम पहले यहाँ पे कर रहे थे इसी टेबल के अंदर, मैं चाहता हूँ कि मैं एक टेबल क्रिएट करूँ, लेकिन इस दफा मैं जो टेबल क्रिएट करने चाह रहा हूँ वो लूप को भी यूज करेगा और फॉर ईच को भी यूज करेगा। तो टेबल, टेबल में रो, टेबल में टीडी, 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 ठीक है। सीरियल नंबर वगैरह कॉलम वगैरह मैं नहीं देने लगा अभी, उस पर बाद में आएंगे वो कैसे देते हैं। मैं यूज करने लगा हूँ फॉर ईच लूप। पीएचपी के अंदर जब आप कोड यूज करते हैं विद एचटीएमएल, आपके पास फॉर और इफ को यूज करने के दो डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे पीएचपी का कोड यूज करना है तो मैं पीएचपी ओपन और क्लोज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर ईच। मैं क्या चाहता हूँ कि आइट्रेशन हो, हर दफा एक नई रो जनरेट हो जाए, ठीक है। नई रो जनरेट हो जाए और उसके अंदर डाटा आ जाए। तो आपको पता है कि टेबल के अंदर हर दफा नई रो जनरेट करनी है तो हमेशा टी आर के टैग से होती है। तो ये कोड उठा के आप टी आर के ऊपर लेके जाएं, ठीक है। टेबल के अंदर आए, हर दफा नई रो जनरेट हो, जहां आपने फॉर ईच का ओपनिंग टैग लगाया कॉपी करें, टी आर के बाद उसका क्लोजिंग टैग लगाएं। क्लोजिंग टैग कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि फॉर ईच की ब्रैकेट्स होती हैं ब्रेसेस, ये ब्रेसेस यहाँ से शुरू हुई और इसको खत्म कर दें, ये ब्रेसेस नहीं आएंगी। सेंटर वाला जो आपका पार्ट होगा इन ब्रेसेस के दरमियान, जहां पे पीएचपी क्लोज होके फिर से ओपन हो रही है, ये सारा पार्ट आपका कोड ब्लॉक है। इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक आपका कोड ब्लॉक है। जो कुछ इसमें होगा वो बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करवाने हैं, क्या मार्क्स प्रिंट करवाने हैं। अब अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखें तो आपके पास आउटपुट आ रही है वैल्यू के जीरो इंडेक्स पे 13, वैल्यू के फर्स्ट इंडेक्स पे 88, वैल्यू के सेकंड इंडेक्स पे 45। सो व्हाट वी आर गोना डू इज कि हम मार्क्स प्रिंट करवाने वाले हैं। उससे पहले अगर मैं एक टेबल हेडर बना दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। टेबल हेडर में मैं पहले मार्क्स स्टोर करवा रहा हूँ केमिस्ट्री के, दूसरे में मैं स्टोर करवा रहा हूँ केमिस्ट्री, सेकंड में स्टोर करवा रहा हूँ फिजिक्स और थर्ड में इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे मैं पहले में, क्योंकि मेरे पास वैल्यू जो प्रिंट हो रही है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि आप जो भी यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट मार्क्स, ये स्टूडेंट डाटा हमने दिया, आइट्रेशन में पहला वो अरे उठाएगा, की में जीरो रखवाएगा और वैल्यू में पूरी अरे रखवा देगा। क्योंकि ये एक अरे है, क्योंकि ये वो वाली अरे है जिसका जीरो इंडेक्स पे 13 है, सेकंड इंडेक्स पे 18 है और इस पे 45 है। ये वैल्यू में पहली दफा ये आएगा इटरेशन में, दूसरी इटरेशन में ये आएगा, तीसरी इटरेशन में ये आएगा, और ये लूप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जब ये लूप किसी भी अरे पे चलता है तो अरे के जितने एलिमेंट्स होती है दफा लूप चलता है, जैसे ही सेकंड इंडेक्स से थर्ड पे जाएगा उसको पता लगेगा थर्ड इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो लूप खुद ही क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या होगा, आप इको करवाएंगे डॉलर वैल्यू, और क्योंकि आप इंडेक्स करवा रहे हैं तो आप इको यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स यहाँ पे ना करवाते तो फिर यहाँ पे प्रिंट यूज करना पड़ना था, प्रिंट आर। तो यहाँ पे आप इंडेक्स प्रिंट करवाएं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वैल्यू में सिर्फ 3 इंडेक्स हैं। तो यहाँ पे आप इंडेक्स प्रिंट करवाएं 0, सेमी कॉलन दे दें, इसको कॉपी करें, इंडेक्स प्रिंट करवाएं 1, इंडेक्स प्रिंट करवाएं 2, ठीक है। यहाँ 1 कर दें और यहाँ पे 2 कर दें, सेव करें इसको, पेज को रिफ्रेश करें और ऊपर कहीं पे एग्जिट लगा हुआ है, इस एग्जिट को खत्म कर रहे हैं। इस टेबल को मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये टेबल मुझे नहीं चाहिए। चले इसको भी रहने देते हैं, दोनों टेबल आ जाए। तो पहले टेबल में आपके पास आ रहा है सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, मार्क्स, क्योंकि हमने वो बनाया है इसी तरह, स्टूडेंट नेम की रे से नेम उठाया था, स्टूडेंट मार्क्स से मार्क्स उठाया था। सेकंड वाला जो टेबल बन रहा है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश की वैल्यू आ रही है तीनों स्टूडेंट्स की, 67, 89, 66। अगर आप यहाँ पे देखें 67, 89, 66 और 13, 88, 45, 13, 88, 45, 93, 34, 44, 93, 34, 44। इस अरेंजमेंट का हमें बेनिफिट क्या हुआ? व्हाई डिड वी यूज फॉर ईच लूप? जब आपका डाटा आपके पास परमानेंटली स्टोर होता है, आप समझ लें आप नादरा के रिकॉर्ड का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आप हर दफा जो बंदा शनाख्ती कार्ड बनवाने आता है उससे उसका नाम वगैरह फिंगरप्रिंट सारा कुछ लेते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर, और बैकएंड पे आपने कोड किया हुआ है कि वहां से डाटा आए, जब भी उस सारे डाटा को प्रिंट करवा दो। अब मुझे लेट सपोज गुजरांवाला के सारे लोगों का डाटा देखना है, तो मैं सिटी गुजरांवाला सेलेक्ट करूंगा, सबका डाटा व्यू करूंगा, तो मेरे पास सबका डाटा एक टेबल में आ जाएगा। किस तरह से आएगा? पीछे से मेरे पास कोई ना कोई जो डाटा आ रहा है वो एक अरे में होगा।
इसका मतलब है कि अरे के साइज के ऊपर आपके टेबल की आउटपुट डिपेंड कर रही है। अगर मैं अरे का साइज इंक्रीज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और अरे में मजीद डाटा स्टोर कर देता हूँ, मतलब इस टाइम मैं इस अरे को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ कॉमा लगाता हूँ, कॉमा बढ़ा देता हूँ इस साइज को, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाटा ज्यादा होने से मेरे टेबल की सारी रोज प्रिंट हो जाएंगी, मुझे प्रिंट के ऊपर जाके दोबारा कोड करने की जरूरत नहीं है। जितनी दफा वैल्यूज आ रही है उतनी दफा फॉर ईच लूप अपने आप चल रहा है, उतनी दफा वो टेबल रोज को जनरेट करता जा रहा है। यही हमने टेक्निक यूज करनी है जब हमने डायनामिक वेबसाइट बनानी है, और पीएचपी के अंदर अपनी वेबसाइट डायनामिक बनाएंगे, तो हम लोग डेटाबेस से डाटा लेंगे, वो डाटा अरे की फॉर्मेट में होगा, उसको फॉर ईच लूप को पास करेंगे और अपनी आउटपुट एचटीएमएल से जनरेट करवा के डायनामिकली अपने सारे डाटा को हम विजिबली देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको डायनामिक वेबसाइट बनानी है, ये कंसेप्ट था। और इसके अलावा एक अलग आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, वो डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्शन करना है, डाटा रीड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। दिस इज द मिनिमम पोर्शन। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो फ्रीलांसिंग करना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क। नेक्स्ट सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन और रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे बात रह जाती है, किसी चीज को कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझे पूछ लें, बिकॉज इस जो अभी तक हमने सीखा है इसके ऊपर आपकी एक असाइनमेंट होगी, आई एम गोना शेयर दैट विद यू, जो आपने मुझे इस वीकेंड तक सबमिट करवानी है। सो अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। जी सज्जाद, आदिल, असद, महजाद, जवेरिया, आयजा, हुस्ना, वट एवर, किसी का भी कोई क्वेश्चन है अभी तक किसी चीज की नहीं समझ आई, या मैं ज्यादा स्पीड से चल रहा हूँ, तो मुझे जो भी फीडबैक है अभी दे दें, बिकॉज आई वॉन्ट दैट यू गाइज अंडरस्टैंड इट ऑल। अगर आप इसको समझ जाएंगे एक दफा, इस सारे प्रोसेस से गुजर जाएंगे, फॉर लाइफ प्रोग्रामिंग विल बी इजी फॉर यू। सारे स्क्रीन खोल के मुझे लगता है अपने अपने कामों में बिजी हैं, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, बस लेक्चर ऑन किया हुआ है और कहीं और मसरूफ है। यार तुम फॉर ईच की समझ आ गई है मिर्जा आपको? मिर्जा सरमद, फॉर की अपना फॉर ईच लूप की समझ आ गई है? चले मैं दोनों लूप्स रिपीट कर देता हूँ। जब भी हमने प्रोग्राम के अंदर किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक उसी जगह पे रिपीटेडली चलाना हो, तो हम लूप यूज कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को 10,000 दफा लिखें। हम लूप यूज करके उसको कंडीशन दे देते हैं कि इस लूप को 10,000 चला दो। उस लूप की पहली एग्जांपल है फॉर लूप। फॉर लूप हमारा इस तरह से होता है कि उसमें हमारे पास एक इनिशियलाइजर होता है, एक कंडीशन का पार्ट होता है और एक इंक्रीमेंट पार्ट होता है।
इनिशियलाइजर जो होता है उससे हम जो है वो इनिशियलाइज करते हैं अपने किसी भी वेरिएबल को। कंडीशन पार्ट में उस वेरिएबल के ऊपर हम लोग कंडीशन असाइन करते हैं और इंक्रीमेंट पार्ट में उसी वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले फॉर की जब आइट्रेशन स्टार्ट होगी, सबसे पहले इनिशियलाइजर क्या करेगा, मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बना देगा। सो लाइक आई इज इक्वल टू 0, मेमोरी में एक वेरिएबल बन गया। जैसे आई इज इक्वल टू 0 बना, उसके बाद कंपाइलर चला जाएगा इस पार्ट पे या इंटरप्रेटर चला जाएगा इस पार्ट पे, आई लेस देन इक्वल टू 9 पे। आई लेस देन इक्वल टू 9 पे जब कंडीशन होगी, चेक होगा इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू 9। जब ये चेक होगा, ऑब्वियसली इसका रिस्पॉन्स आएगा ट्रू, क्योंकि 0 9 से छोटा है। जब ट्रू आएगा तो ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा। उसके बाद जब ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड चल जाएगा तो वापस कंट्रोल चला जाएगा इस प्लस प्लस आई के ऊपर, और आई की वैल्यू को सिस्टम के अंदर कर देगा 1। ठीक है, अब आई की वैल्यू को ये कर देगा 1। आई की वैल्यू 1 करने के बाद पीछे मेमोरी में आई की वैल्यू 1 हो गई। अब फिर कंडीशन चेक करेगा, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 9। जब ये चेक करेगा तो ये अगेन फिर ट्रू आएगा। जब ये अगेन ट्रू आएगा तो फिर इंटरप्रेटर इसको छोड़ देगा, अंदर ब्लॉक में आके पूरा ब्लॉक चलाएगा। पूरा ब्लॉक चलाने के बाद वापस यहाँ पे जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। इस दफा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 9 के इक्वल नहीं होती। जैसे ही आई की वैल्यू 9 के इक्वल होगी या 10 की इक्वल नहीं होती, जैसे ही आई की वैल्यू 10 की इक्वल होगी तो आएगी कंडीशन आएगी, इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 10। यानी कि 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 नहीं, बल्कि यहाँ पे कंडीशन में आपने 9 दिया हुआ तो यहाँ पे 9 रखेंगे। सो 10 इज लेस देन इक्वल टू 9। तो ये कंडीशन आपको दे देगी फॉल्स। जैसे ही फॉल्स देगी यहाँ पे, क्योंकि फॉल्स रिजल्ट आएगा, तो जो आपका प्रोग्राम या इंटरप्रेटर होगा यहीं से इस फॉर लूप को छोड़ देगा और अगली लाइन में आ जाएगा, इस 216 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। ये थी फॉर की डेफिनेशन। तो जितनी देर तक ये कंडीशन ट्रू होती जाएगी उतनी देर तक फॉर लूप चलता जाएगा। अब उसके अंदर क्योंकि हमने अरे रखी हुई है, और अरे के अंदर हम लोग इंडेक्स, क्योंकि अरे का कोई भी एलिमेंट प्रिंट करवाना है इको से तो आप इंडेक्स से प्रिंट करवाते हैं, तो हमने क्योंकि 0 से ही स्टार्ट किया था तो हमने आई को यहीं पे रखवा दिया कि 0 से ही अरे के हर एलिमेंट को प्रिंट कराना शुरू कर दे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां तक हमने उसको प्रिंट करवा दिया। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप फॉर लूप को कितनी दफा चलाना चाहते हैं और अरे के कितने एलिमेंट जो है उनको आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। और अगर आप दरमियान में से किसी एलिमेंट को स्किप करवाना चाहते हैं तो आप इफ की स्टेटमेंट को यूज कर लें। इफ डॉलर आई इज नॉट इक्वल टू 7, यानी 7 वाला प्रिंट नहीं करवाना। जब आई की वैल्यू 7 के इक्वल नहीं है तो ये सब कुछ चलाते जाओ, अगर कहीं पे 7 के इक्वल आ गई तो आप स्किप कर दोगे, आप एल्स पार्ट में चल जाओगे। एल्स में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 7 वाला इंडेक्स प्रिंट नहीं होगा, बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये एडिशनल कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यही है कि पहले इनिशियलाइजर, फिर कंडीशन चेक, फिर ब्लॉक ऑफ कोड विल रन, देन इंक्रीमेंट। तो पहले इनिशियलाइजर, कंडीशन चेक ट्रू, ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक, फिर इनिशियलाइजर सिर्फ पहले पार्ट में चलता है, हर दफा इनिशियलाइजर नहीं चलेगा। पहले पार्ट में इनिशियलाइजर चल गया, इंक्रीमेंट होने के बाद फिर कंडीशन चेक पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, फिर ब्लॉक ऑफ कोड चलाएगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर ब्लॉक ऑफ कोड चलाएगा। ये प्रोसेस चलता जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल इस फॉर को छोड़ के आगे आ जाएगा अगली स्टेटमेंट के ऊपर। हाँ मिर्जा, क्लियर है अब? अच्छा जी, नेक्स्ट कंसेप्ट था फॉर ईच लूप का। फॉर ईच लूप हमेशा यूज होता है अरे के साथ। आप अरे फॉर ईच लूप को पास कर देते हैं। फॉर ईच लूप क्या करता है, अरे के ऊपर आइट्रेशन करता है। आइट्रेशन से मुराद है अरे के हर एलिमेंट को एक्सेस करता है। हर एलिमेंट को एक्सेस करेगा, एलिमेंट जिस पोजीशन पे होगा उसे इंडेक्स बोलते हैं, उसको रखवा देगा की में। आप इसको एज इंडेक्स इनटू वैल्यू कर लें। तो ये वाला जो पहला पार्ट होगा वो उसको रखवा देगा इंडेक्स में, तो इंडेक्स 0 और आगे वैल्यू में, क्योंकि हमने जो अरे बनाई हुई थी, यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, हमने जो अरे बनाई हुई है वो हमारी है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में की और आगे वैल्यू आ रही है, तो इंडेक्स 0 हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी ये।
पहली आइट्रेशन में यहाँ पे 0 और वैल्यू में पूरी अरे आ जाएगी, ठीक है, और वो उस अरे को प्रिंट करवा देगा यहाँ पे। दूसरी आइट्रेशन के अंदर हमारे पास इंडेक्स 1 हो जाएगा, और जैसे ही इंडेक्स 1 होगा तो फिर वैल्यू ये वाली होगी। तीसरी आइट्रेशन में इंडेक्स 2, ये इंडेक्स जो है ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, हमें इसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। फॉर ईच जो है वो जब आइट्रेशन करता है तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स वो खुद ही इंक्रीज करता जाता है। एक दफा जिस इंडेक्स से जिस वैल्यू से होके गुजरा है उसको स्किप कर देगा, ऑटोमेटिकली नए इंडेक्स पे आ जाएगा। हर दफा इंडेक्स की वैल्यू खुद ब खुद अपडेट होती जाएगी। 3 पे आया तो 3 के अगेंस्ट ये वैल्यू पिक कर लेगा, 4 पे आएगा तो उसके अगेंस्ट ये वैल्यू पिक कर लेगा। इसी तरह मैंने आपको नीचे ये वाला लूप दिखाया है कि जब आपने स्टूडेंट डाटा को पास किया तो पहला इंडेक्स 0 था तो वैल्यू 0 की आई। अब वैल्यू क्योंकि अरे है तो हमें पता है हम अरे के इंडेक्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो की 0 थी, की थी 0, और वैल्यू में आ रहा था, वैल्यू में आगे आ रही थी अरे। अगर आपको विजुअल थोड़ा सा चाहिए तो मैं विजुअल दे देता हूँ। वैल्यू में आ रहा था लेट्स सपोज 63, 34 एंड 22। तो वैल्यू वाज एन अरे एंड की वाज 0। अब आपको पता है कि अरे का पहला एलिमेंट अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप इको लिखें, अरे का नाम दें और 0 इंडेक्स प्रिंट करा लें। अगर फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट कराना है इको लिखें, वैल्यू का नाम दें, अरे का नाम दें, फर्स्ट इंडेक्स प्रिंट करवा लें। इको लिखें, आप अरे का नाम दें और नेक्स्ट इंडेक्स प्रिंट करवा लें। सो दिस इज द वे हाउ यू प्रिंट योर अरेज इन योर प्रोग्राम। अगर आप इंडेक्स बाय इंडेक्स चलेंगे तो इट्स ओके अगर आप फुल अरे हर जगह प्रिंट करवाएंगे तो आप इको को प्रिंट से जो है वो चेंज कर लेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि टेबल सेल बनाया है, हर सेल में एक वैल्यू आनी है, इस वजह से हमने एक एक इंडेक्स पे यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है। इको वैल्यू 1, इको वैल्यू 2, इको वैल्यू 0। सो दैट्स वाई नेक्स्ट टाइम जब आइट्रेशन होगी तो यहाँ पे की में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। जब ये ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ से लेके यहाँ तक चल जाएगा, कंट्रोल दोबारा वापस जाएगा, इस अरे ऑफ डाटा की सेकंड वैल्यू को खुद ही उठाएगा। अब की में आ जाएगा 1 और अरे में आ जाएगी अगली अरे, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज 44 है, यहाँ 34 है, यहाँ 21 है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगली जब रो प्रिंट होगी तो अगली वैल्यू की रो प्रिंट हो जाएगी। तो चलता रहेगा प्रोसेस जब तक कि इस अरे के अंदर सारे एलिमेंट्स के ऊपर एक दफा इटरेशन नहीं हो जाती, ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो कंट्रोल जो है इस फॉर ईच लूप से बाहर आ जाएगा और अगला काम जो है वो स्टार्ट कर देगा। जैसे अगला काम क्या है, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बना देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज माय फर्स्ट डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। लाइन नंबर 200 पे एरर है। 200, वेयर इज 200? ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है सारा। 267 में भी इशू है, 267। हाँ, ये भी समझाने के लिए लिखा है। रिफ्रेश। सो दिस इज द वे कि यहाँ पे आपका वो प्रिंट हो गया जो टेबल है, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश। और उसके नीचे क्योंकि टेबल में मैंने डाल दिया, टेबल से बाहर आएगा पैराग्राफ, यहाँ पे लाऊंगा तो टेबल के नीचे आ जाएगा दिस इज माय फर्स्ट डायनामिक वेबसाइट, ठीक है। जैसे आपकी अरे के एलिमेंट्स, अब यहाँ पे देखें ना, अरे के टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 10। तो इसका मतलब है कि 10 रोज बनेंगी। यही लास्ट इंडेक्स अगर 10 है तो टोटल 11 रोज होंगी, क्योंकि लास्ट इंडेक्स होता है हमेशा आपका n-1। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 और 11 रोज प्रिंट हुई। और वैसे ही उस फॉर ईच को आपके सिस्टम ने छोड़ा, क्योंकि एक दफा सारी अरेज के ऊपर इटरेशन हो गई है, अब वो निकल के यहाँ पे आ जाएगा दिस इज माय फर्स्ट डायनामिक वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। So this is how you do your PHP and HTML code together। और आप PHP को यूज करते हुए अपनी HTML को बार बार आइटरेट करके प्रिंट करवाते हैं और आप स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं लेते हैं। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा स्टाइल कर दें, हेड में आके मैं इस टेबल को थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ, आपको ऐसे लगेगा जैसे रियल वेबसाइट बनी हुई है। सो इफ आई स्टाइल दिस टेबल के अंदर, व्हाट आई डू इज कि मैं TD का जो टैग है उसको दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर में भी रेड, और बॉर्डर दे रहा हूँ रेड नहीं देता, रेड इज नॉट सो गुड, हम दे देते हैं व्हीट कलर। और बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, वाइट बॉर्डर दे देते हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं
तो आपको लगेगा ये जैसे वेबसाइट ही बनी हुई है। तो इसी तरह से वेबसाइट्स बनती हैं। आप पीएचपी में एचटीएमएल लिखते हैं, उसको रिपीटेडली प्रिंट करवाते हैं, और जहां जहां जो आपने काम करना होता है वो करते हैं, और साथ आप एचटीएमएल में उसको एम्बेड करके एचटीएमएल को स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है। टेबल को अगर बॉर्डर लगता है, वी कैन चेक वन पिक्सल सॉलिड। चले, ये जी आपकी डायनामिक वेबसाइट जो है वो पहली बन गई है कोड के थ्रू। अच्छा, असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास हर स्टूडेंट के 10 मार्क्स होने चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। हर स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स होने चाहिए। आपने पीएचपी के अंदर एक अरे में उनको स्टोर करना है। हर स्टूडेंट के 10 मार्क्स स्टोर करने हैं। एक टेबल बनाना है जिसमें कम से कम 15 रोज आ रही हो, यानी कि 15 स्टूडेंट्स के 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके पास अरे में होने चाहिए, और उससे आपने एक टेबल जनरेट करना है, और उस टेबल को आपने डिजाइन करना है, और वो आपने असाइनमेंट कंप्लीट करके उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर जो है वो पोस्ट करना है। दिस इज व्हाट यू विल डू। और ये काम आप लोगों ने करना है तकरीबन इसी वीकेंड तक, मतलब सैटरडे मैक्सिमम या संडे को आपने ये चीज अपलोड कर देनी है। क्लियर है। टाइम जो है वो काफी अप हो चुका है। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी अगले लेक्चर में। ये जो कोड की पूरी फाइल है इसको इंशाल्लाह आज मैं ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ। जिन जिन को आइडिया नहीं है वो मेरा कोड देख के उससे भी समझ ले सकते हैं, और अपना कोड जो है वो भी कर सकते हैं। सो अब अगला प्रोसेस ये है कि नेक्स्ट वीक में हम लोग डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे, डाटा स्टोर करवाएंगे डेटाबेस में, बल्कि फॉर्म हैंडलिंग करेंगे, फिर डाटा स्टोरेज करेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, ताकि आप लोग जो है वो अर्निंग की तरफ आ जाए। इंशाल्लाह आपसे फिर होती है गपशप। को क्वेश्चन किसी का अगर हो कोई, तो यू कैन आस्क मी लेटर। सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज।